गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8 और सीरीज 2। फर्स्ट सीरीज में हमने बायो सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से डिस्कस किया, प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट, सब कुछ। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। आफ्टर दैट सोलोनॉइड एंड टोरोवाइड। होपफुली इसको 4 से 5 लेक्चर में खत्म करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा बेटा सीरीज नंबर 2। और सीरीज नंबर 3 पे फिर लेकर के आएंगे फोर्स का, उसी तरह से सीरीज 4 लेकर के आएंगे बेटा टॉर्क का, और उसी में आ जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो 4 या 5 सीरीज में ये चैप्टर नंबर 4 को पूरी तरीके से हम लोग फिनिश करेंगे। तो ओवरऑल बेटा लेक्चर नंबर 8 एंड इस सीरीज का लेक्चर नंबर 1। ठीक है सर। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका डिफिनेशन पहले देखिए क्या है। लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। देखते जाओ बेटा क्या क्या पॉइंट्स इसमें है। सबसे पहले लाइन इंटीग्रल होगा, ये है बेटा लाइन इंटीग्रल, ये है इंटीग्रल और यहां पे डीएल है। इट मींस दैट इट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मींस यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट है। देयर आर सो मेनी डिफिनेशन इन बुक, बहुत सारे डिफिनेशन है बेटा इससे रिलेटेड, लेकिन हम ट्राई किए हैं कि अपने डिफिनेशन में सारी बातों को कवर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन इंटीग्रल, इट मींस ये जो इंटीग्रल है ये लाइन इंटीग्रल है ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड एनी क्लोज पाथ। इसी क्लोज पाथ के लिए बेटा ये हम बबल बना दिए, गोला बना दिए। अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स। न्यू नॉट टाइम्स क्या है बेटा, ये करंट है। न्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट और टोटल करंट विच क्रॉसेस थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। मीन्स पाथ कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आ गए बेटा। लाइन इंटीग्रल, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए इज इक्वल टू द न्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट और नेट करंट इन क्लोज बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। ये आपका प्रॉपर डिफिनेशन है। चलिए ये तो क्या हो गया बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। समझिएगा बेटा, जिस वे में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बेसिक जो हम लोग पढ़े थे कौन सा था बेटा, कूलम्ब्स लॉ था। कूलम्ब्स लॉ था। और कूलम्ब्स लॉ के बाद क्या पढ़े थे बेटा, गॉस लॉ। कूलम्ब लॉ के बाद क्या पढ़े थे, गॉस का लॉ। क्या हर एक प्रॉब्लम जो गॉस लॉ से पॉसिबल है वो कूलम्ब्स लॉ से तो निकल ही जा रहा था। ओवरऑल हम लोगों ने गॉस लॉ क्यों पढ़ा था, क्योंकि सर बहुत सारे ऐसा मेरे पास जस्ट लाइक हम लोग क्या क्या पढ़े थे बेटा, याद है वहाँ पे लूप के कारण पढ़े थे, स्फीयर के कारण पढ़े थे, सिलेंडर के कारण पढ़े थे। बहुत सारा जो डेरिवेशन है सर, जो कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो रहा था, गॉस लॉ से हम लोगों ने उसको इजीली तरीका से जस्टिफाइड कर दिया। कंडक्टर था किसी भी शेप का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही सब था बेटा, कूलम्ब्स लॉ एंड द गॉस लॉ। अब हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या डील किया बेटा, बायो सेवर्ट लॉ। सबसे पहले सर हम लोगों ने डील किया बायो सेवर्ट लॉ। अब बायो सेवर्ट लॉ जस्ट लाइक बेटा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ था, उसी तरीके से रिलेट करके बायो सेवर्ट लॉ पढ़ लिए थे हम लोग। और जैसे वहां पे गॉस लॉ था बेटा, उसी वे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ। इट मींस दैट एम्पियर सर्किटल लॉ सर कुछ नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का इजीएस्ट मेथड होगा, बट बहुत सारे कंडीशन के साथ। जस्ट लाइक गॉस लॉ से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बट हम लोग उसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे जो सिमेट्रिकल सरफेस होगा अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। मेनली हम लोग उसी पे फोकस करते थे, जहां पे सर चीजें आसान हो जाए, जहां पे पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उस वे में हम लोग डील करते थे बेटा गॉस लॉ को। जहां पे थीटा, याद है बेटा गॉस लॉ अभी मैं क्लियर
कर देते हैं। तो इलेक्ट्रो अभी जस्ट आएंगे गॉस लॉ पे बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ था और गॉस लॉ था। मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म में बायो सेवर्ट लॉ है और एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है बेटा? एक अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इन वेरी इजी अप्रोच। इजी अप्रोच में किस वे में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, बस उसी का एक अल्टरनेटिव मेथड है। यहां पे लिख दिए होंगे, देखिए बेटा, अल्टरनेट मेथड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों का बेसिक मेथड तो था ही बेटा बायो सेवर्ट लॉ, लेकिन बायो सेवर्ट लॉ में कई कैलकुलेशन लेंदी जाते हैं, इसलिए हम लोग हेल्प ले लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का। जस्ट लाइक कूलम्स लॉ में कई डेरिवेशन बड़ा टफ हुआ था, याद है ना? इनफाइनाइट रॉड के लिए, ये सब के लिए एक स्टेप में सॉल्यूशन दे देता था। कौन सा? गॉस लॉ से सर सॉल्यूशन आ जा रहा था। स्फीयर के लिए किए थे, हॉलो स्फीयर के लिए किए थे, सिलेंडर के लिए किए थे, कंडक्टर के लिए किए थे, कितना कुछ बताया बेटा आपको अभी हम। चलिए अभी हम लोग डील करते हैं बेटा थोड़ा सा गॉस लॉ। गॉस लॉ हम लोग डील करते हैं बेटा। गॉस लॉ याद है क्या था? गॉस लॉ था सर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, याद है? बोलिए, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका था सर गॉस लॉ, ये आपका था गॉस लॉ। चलिए समझते जाओगे बेटा, एक एक स्टेप समझा रहे हैं हम लोगों ने। जो गॉस लॉ था बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पे कौन सा इंटीग्रल होता था, याद है? यहाँ पे होता था बेटा सरफेस इंटीग्रल। ये होता था सर आपका सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज सरफेस। यहां पर आ जाएगा बेटा सरफेस, और यहां पे क्या है? लाइन। लाइन है, और लाइन से ही क्या बना है बेटा आपका? लूप। लाइन से ही आपका क्या है बेटा? लूप। ठीक है, यहां पे क्या था बेटा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड। सेकेंड बात, हम लोग उसी चार्ज को कंसीडर करते थे Q1 Q2, इधर हो जाएगा Q3, इधर हो जाएगा Q4, या माइनस या प्लस कुछ भी हो जाए। तो हम लोग सर गॉस लॉ में सिर्फ और सिर्फ जो मेरा गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं। जो गॉसियन सरफेस के बाहर चला जाएगा चार्ज, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, चार्ज लेते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बाउंडेड सरफेस और द इनसाइड द गॉसियन सरफेस, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द Q1, Q2, Q3 एंड Q4। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हर चार्ज को, जो भी यहां पे चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्ज के कारण आएगा। लेकिन हम लोग जो चार्ज लेते हैं बेटा यहां पे Q इनक्लोज्ड, वो सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर का लेते हैं। ये आपका क्या था? गॉस लॉ से रिलेटेड। क्या गॉस लॉ ऑलवेज वैलिड है? यस सर, गॉस लॉ ऑलवेज वैलिड है। हम लोग गॉसियन सरफेस किस वे में लेते थे कि सर गॉसियन सरफेस इस वे में लेते थे कि वो चार्ज से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्री हो जाए। याद रखना बेटा, गॉसियन सरफेस हम लोग हमेशा किस वे में लेते हैं कि वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सिमेट्रिक बने। वो हमेशा ध्यान रखते थे कि यहां पे जो कॉस थीटा आएगा बेटा, क्या आएगा? ई डी एस कॉस थीटा। ये जो थीटा है, दिस थीटा इज बिटवीन ई एंड डी एस के बीच में। हमेशा ट्राई करते थे या तो थीटा 0 डिग्री हो जाए या थीटा 180 डिग्री हो जाए। और कहीं पे प्रूफ करना था इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो मान के चलो या चार्ज अगर इनक्लोज नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। लेकिन फिर वहां पे कॉन्सेप्ट था कि क्या किसी गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड चार्ज 0 हुआ, क्या ये जरूरी है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? वहां पे मे और मे नॉट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इधर ई भी 0 हो सकता है और थीटा 90 डिग्री भी हो सकता है। थीटा क्या हो सकता है बेटा? 90 डिग्री भी हो सकता है। मींस ये सारे कॉन्सेप्ट को आपका बड़ा डिटेल वे में डिस्कस किए थे। चार्ज इनक्लोज्ड लेते हैं ओनली, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द ऑल चार्ज जो भी यहां पे प्रेजेंट है। हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो क्या करते हैं बेटा? ऑलवेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिक लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए सर, क्या ये हमेशा वैलिड है? यस सर, दिस गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। लेकिन क्या हम लोग हमेशा यूज करते हैं? नहीं सर, इसको तभी यूज करते हैं जब कैलकुलेशन हमको इजी करना होता है, और वो कैलकुलेशन इजी तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाए या दोनों एंटी पैरेलल हो जाए। क्यों? वहां पे थीटा 0 डिग्री दे देगा या थीटा क्या दे देगा बेटा आपका 180 डिग्री दे देगा। ठीक है, गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, बट हमेशा हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। अब आ जाइए बेटा गॉस लॉ के बाद अब आ जाइए किस में सर? एम्पियर सर्किटल लॉ में। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है सर? इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू द न्यू नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। अब देखिए ध्यान से, अगर इस तरीका से आप एक एमपी, अब यहां पे गॉसियन सरफेस लेते थे, अब यहां पे क्या लेंगे? एक क्लोज पाथ लेंगे, या उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एम्पेरियन लूप। चूंकि एक लूप लेते हैं, लाइन इंटीग्रल, एक लूप, सरफेस नहीं लेंगे। ध्यान रखिए, ये सरफेस गॉसियन सरफेस में लेते थे, यहां पे क्या लेंगे बेटा? लूप लेंगे, एक कर्व लेंगे, इनक्लोज्ड पाथ लेंगे, क्लोज पाथ लेंगे। देखिए सर्किट टाइप का लेंगे, क्लोज पाथ लेंगे, क्लोज कर्व लेंगे, लूप लेंगे, और इसी को हम लोग एम्पेरियन सर्किट को ही एम्पेरियन लूप में लेकर के आते हैं। अ लूप ऑन विच एम्पियर्स लॉ इज टू बी अप्लाइड, एम्पेरियन सर्किट उसको बोलते हैं। और इस जो क्लोज पाथ होता है बेटा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्पेरियन लूप। जो लूप लेते हैं, जब वहां पे लेते थे गॉसियन सरफेस, यहां पे लेंगे एम्पेरियन लूप। ये ले लिए बेटा एम्पेरियन लूप, ये देखिए एम्पेरियन लूप ले लिए। एक चार्ज करंट, करंट ऊपर, एक करंट नीचे, एक करंट इधर I3, और इधर क्या हो जाएगा बेटा आपका I4। ठीक है, अब हमको अप्लाई करना है क्या? अब हमको अप्लाई करना है सर इस पे आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे सर? क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ v वेक्टर डॉट d वेक्टर न्यू नॉट टाइम्स ऑफ e इनक्लोज्ड। इट मीन्स दैट न्यू नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस I1 और प्लस माइनस I2। अभी हम जस्ट बता देंगे I1 को पॉजिटिव लेना है या I2 को पॉजिटिव लेना है, वो डिपेंड करेगा कि आपका क्लोज लूप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए अब यहां पर आइए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड। हमेशा मुंह से निकलता है चार्ज, आदत पड़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। करंट इनक्लोज्ड, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। अब ध्यान रखिए बेटा, यहां पे कौन कौन सा करंट लेंगे? I1 लेंगे और I2 लेंगे। क्यों? क्योंकि सर यही एम्पेरियन लूप के अंदर I1 और I2 हुआ। क्या I3 लेंगे? नो सर। क्या I4 लेंगे? नो सर। क्यों बेटा? इसलिए कि सर ये एम्पेरियन लूप के बाहर चला गया। इसका काम तो खत्म, इसका काम खत्म। अभी इसका काम ये बचा हुआ है कि सर प्लस माइनस लीजिएगा या माइनस प्लस लीजिएगा। अभी उस पर डिस्कस करेंगे और इतने सारे सवाल करवा देंगे तब ताकि आपका करंट इनक्लोज्ड क्लियर हो जाएगा। करंट इनक्लोज तो ये हो गया कि एम्पेरियंस लूप के अंदर लेना है। सर ये I1 I2 मैग्नीट्यूड बेसिस पे तो हमको क्लियर हो गया कि I3 I4 हम नहीं लेंगे। चलिए सर, न्यू नोट में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा? नहीं सर। अब ये भी, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द, फिर से क्लियर करते रहे बेटा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द I1 I2 I3 एंड I4। बस यही बात आपको ध्यान रखना है बेटा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्जेज होता था, वो अलग मैटर था। चार्ज इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है वो एक अलग चीज था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा? ड्यू टू ऑल चार्जेज। सिमिलरली दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द ऑल करंट एलिमेंट। जितना करंट है सभी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये हमको मिलता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? अब बताइए सर, क्या एम्पियर सर्किटल लॉ ऑलवेज वैलिड है या लिमिटेड कंडीशन है? इसका राइट आंसर है कि दिस लॉ इज ऑल्सो यूजफुल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑलवेज वैलिड है, हमेशा ये भी वैलिड है। बायो सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये ऑलवेज वैलिड है। बट क्या हम लोग हमेशा यूज करते हैं इसका आंसर है नो। हम लोग बड़ा लिमिटेड कंडीशन में इसका यूज करते हैं। वो तभी यूज करेंगे जब बी डी एल, चूंकि देखिए बेटा जब आप इसको तोड़िएगा तो ये आएगा बी डी एल cos थीटा, एंड दिस थीटा
इज इन बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। दिस थीटा इज इन बिटवीन बी वेक्टर एंड द डीएल वेक्टर एंड दिस बी एंड डीएल मस्ट बी या तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए। इसी कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी आगे सब कुछ बताएंगे बेटा। ये तो बात समझ में आ गया कि बी डी एल कॉस थीटा, दिस थीटा इज बिटवीन बी एंड डीएल। बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का ये एंगल है और ये यूजफुल है ड्यू टू सर्टेन कंडीशन। चलिए हम लोग लेते हैं बेटा, इससे चीजें आसान हो जाती है। क्या 45 डिग्री पे नहीं लेते, क्या 60 डिग्री पे नहीं लेते, लेते हर एक एंगल पे लेते हैं। लेकिन यहां पे चीजें मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगी, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, या cos 180 -1 होगा, या cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा। चलिए क्या था बेटा, अल्टरनेट मेथड टू फाइंड आउट, इसको तो क्लियर ही करा दिया। एम्पियर सर्किट भी बोलते हैं, एम्पियर लूप भी बोलते हैं। एम्पियर का लूप क्या होता है बेटा, अ लूप ऑन विच एम्पियर्स लॉज टू बी अप्लाइड। सर ये सब क्लियर हो गया। सर्किट बोलते हैं, क्लोज पाथ बोलते हैं। क्लोज सर्किट समझ में आ रहा ना बेटा, इस टाइप का सर्किट हम लोग किए हैं ना इसमें इलेक्ट्रिक करंट वगैरह में, इसी को सर्किट बोला। मीन्स एक लाइन टाइप की बात कर रहा है, एक लूप टाइप का बात कर रहा, एक कर्व टाइप की बात कर रहा है ये। चलिए प्रोसीजर देखिए बेटा, किस वे में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं। सबसे पहले तो ड्रॉ करिए एप्रोप्रिएट लूप, एक एप्रोप्रिएट लूप ड्रॉ करिए जिसको हम लोग बोलेंगे एम्पेरियन लूप। लेकिन ये एम्पेरियन लूप का एक बड़ा कंडीशन जबरदस्त है कि ये करेंट डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। जस्ट लाइक गॉसियन सरफेस में जो हम लोग कर्व ड्रॉ करते थे या गॉसियन सरफेस लेते थे, इसमें कर्व ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वहां पे जो सरफेस लेते थे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक लेते थे। याद है ना, बीचों बीच में अगर चार्ज होगा तो चारों तरफ उसके फ्लक्स निकलते थे। तो किस वे में हम लोग गॉसियन सरफेस ले करके उसको इनक्लोज कर देते थे। तो वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होता था, यहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होगा। क्या सर दूसरा टाइप का कोई लूप नहीं ले सकते थे? आप ले सकते हो, लेकिन हम एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों पढ़ रहे हैं कि सर मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। तो अगर कैलकुलेशन इजी होना है तो आपको जो लूप लेना पड़ेगा बेटा वो सिमेट्रिक टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। जो करंट यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सिमेट्रिक लेना पड़ेगा। हम एक दो एग्जांपल करके बता देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम बता देंगे। आप बस ध्यान में रखिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि एम्पीरियल लूप आपको लेना है करंट डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक। हम इसके एग्जांपल्स देंगे अभी। सेलेक्ट इनक्लोज्ड और नेट करंट इनसाइड लूप, यही बात बोल रहा है बेटा। I1 I2 जो लूप के अंदर करंट आया उस लूप को आप इनक्लोज ले लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए इनक्लोज्ड और नेट करंट इनसाइड लूप। ओके। थर्ड आप इक्वेशन लिख दीजिएगा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर न्यू नॉट इंटू आई, ये तो जस्ट हम आपके सामने इक्वेशन लिख दिए। लेकिन थर्ड पॉइंट यहां से भी शुरू है बेटा कि जो बी लेंगे यहां पे हम लोग, जो ये बी मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, दिस बी मस्ट बी कांस्टेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये बी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। हियर बी एक्ट इन सच अ वे दैट इट इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, हर पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं तो आप फंस जाइएगा। फिर से बोल रहे क्या सर ये वैलिड नहीं होगा? ऑलवेज वैलिड लॉ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको कैलकुलेशन इजी बनाना है तो 3 स्टेप सीख लिए। एम्पियर लूप आपको इस वे में लेना है कि वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिक हो। सेकंड आपको ओनली आई इनक्लोज लेना है। थर्ड आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो कि आपका यूनिफॉर्म हो और कांस्टेंट हो। चलिए सर फोर्थ नंबर, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। ऑलरेडी बता दिए थे कि ये जो थीटा होगा बी और डीएल के बीच में लेना होगा। और ये चारों कंडीशन करते हुए लास्टली इक्वेट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर न्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज से कर दीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
5 स्टेप क्लियर हो गया। एम्पीरियल लूप इस तरह से लीजिए कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन के वो सिमेट्रिक हो जाए। करंट आपको लेना है ओनली इनक्लोज, बी लेना है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वाला। फोर्थ नंबर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। एंड लास्ट इक्वेशन को क्या करिए बेटा, आप अप्लाई कर दीजिए। बस हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो आई होता है ये ओनली इनक्लोज्ड होगा या नेट होगा या टोटल होगा, बट इनसाइड द लूप, ये लूप के अंदर की सारी बातें हैं। ये तो हो गया प्रोसीजर। बट दिस लॉ इज यूजफुल। वैलिड और यूजफुल में फर्क है। वैलिड ऑलवेज है, बट ये यूजफुल कब है? इफ बी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू लेंथ, मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बी और डीएल आपस में पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, या बी वेक्टर क्या हो जाए, नॉर्मल टू लेंथ हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री। हर एंगल के लिए ये वैलिड है, बट यूजफुल किसके लिए है बेटा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस टाइप का वैल्यू जो कि हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आई थिंक पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस लॉ को कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत बेटा? देख लीजिए, 1 मिनट देख लेते हैं। 21 मिनट हो चुका है। चलिए आइए आगे बढ़े बेटा। चलिए एक लास्ट यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा बेटा। ये जो डीएल वेक्टर है, हम लोगों को आदत पड़ा हुआ था उसमें, क्या नाम है, बायो सेवर्ट लॉ में आई डीएल लेने का। आई डीएल क्या होता था बेटा? करंट एलिमेंट वेक्टर। ध्यान रखिएगा अब आई डीएल दोनों अलग अलग हो गया है बेटा। करंट यहाँ पे अलग होगा, आई का डायरेक्शन, आई का मैग्नीट्यूड सब कुछ अलग अलग होगा, और डीएल की चीज़ें अलग है। डीएल का मतलब समझिए बेटा, एक जो क्लोज लूप है ना, ये जो क्लोज लूप है, ये डीएल ये हो सकता 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 है, डीएल कुछ भी हो सकता है। मतलब ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो डीएल है ये क्या है? एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट है, बट एलोंग द लूप, लूप के ऊपर का है, लूप के ऊपर का डीएल वेक्टर है। तो ध्यान रखिएगा अब यहां से आई और डीएल दोनों जुदा जुदा हो गए। आई अलग हो गया करंट, और डीएल क्या हो गया बेटा? जो भी कोई लूप ले रहा है, ऐसे लूप ले रहा है तो लूप के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा एलिमेंट बनाते हम लोग कैसा बना देंगे बेटा? सर्कुलर लूप। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, एम्पियर लूप सर्कुलर ही हो जाए ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड एंड कंडीशन नहीं है कुछ भी। एम्पियर लूप आपका रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट लाइन इंटीग्रल, ट्रायंगल बोले, स्क्वायर बोले, रेक्टेंगल बोले, ये कर्व बोले, लेकिन हाँ सरफेस नहीं हो सकता है, स्फेयर कभी नहीं हो सकता है, क्यूब कभी नहीं हो सकता है। जब होगा तो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा, सर्कुलर होगा, रिंग होगा, ये सब हो सकता है। तो एम्पियर लूप कुछ भी हो सकता है। और डीएल क्या है बेटा? उस लूप में एक छोटा सा एलिमेंट, लूप में एक छोटा सा एलिमेंट। अब आई डीएल दोनों का दोनों क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए। आई थिंक बात मेरी समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफिनेशन बड़ा अच्छा है बेटा। लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ, मतलब वही लूप की बात कर रहे हैं, इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू द न्यू नॉट टाइम्स ओनली दैट करंट जो कि इनक्लोज्ड है और बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ है। कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरी तरीके से आपको खत्म करा दिया बेटा। क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ। हटाते बेटा, अब सब कुछ हटाते हैं, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर रिपीट करेंगे आप बोर हो गए, परेशान हो गए। चलिए सर अब एक चीज़ बताइए। क्या चीज़ बताए बेटा? अब सर एक चीज़ बस ये बता दीजिए कि ये जो प्लस माइनस आई जो आप किए थे, प्लस माइनस आई का कॉन्सेप्ट क्या है? अब इसको बोलते हैं बेटा कि डायरेक्शन। हम एम्पियर सर्किटल लॉ का डायरेक्शन कैसे लेंगे हमको उस पर डिपेंड करता है। चलिए अभी जस्ट बताते हैं बेटा आपको हम एम्पियर सर्किटल लॉ का डायरेक्शन। अच्छा एक बात आप थोड़ा सा याद करिएगा, आपको याद है बेटा जब एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का फ्लो हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज लूप जा रहा था, तो डॉट बनता था कि क्रॉस? याद आ रहा कुछ? डॉट बनता था या क्रॉस बनता था? बताइए अब कुछ आप लोग भी बताइए, डॉट बनता था या क्रॉस बनता था? अगर मेरा लूप अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आपको ध्यान है बेटा कि हम ही बताएं, अगर आपको ध्यान होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन था तो यहाँ पे डॉट बनता था, अगर क्लॉकवाइज का डायरेक्शन था तो यहाँ पे क्रॉस बनता था। क्या बताना पड़ेगा फिर से? देख लीजिए क्या था बेटा डायरेक्शन में? क्या सिखाए थे? 2 सिखाए थे। पहला थंब रूल,
थंब रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर के तरफ आप हथेली रखिए, सेकेंड वेक्टर के तरफ मोड़ दीजिए, अंगूठा आपका क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, जो भी बी का डायरेक्शन हो वो दे देगा, मतलब जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या दे देगा, अंगूठा। कितना सिंपल है बेटा, फर्स्ट वेक्टर के तरफ हाथ लगाइए, सेकेंड वेक्टर के तरफ मोड़िए, अंगूठा आपको क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट दे देगा। राइट हैंड पाम रूल क्या बताए थे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को ले लीजिए, थंब को ले लीजिए, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर खुली हुई फिंगर, ये फिंगर उधर पॉइंटेड कर दीजिए, आपका जो पाम है वो क्या दे देता था, रिजल्टेंट दे देता था। लेकिन दोनों का बड़ा एक सबसे सिंपल तरीका बताए थे ये वाला, कि जहां करंट आपको निकालना है आई के डायरेक्शन में आप अंगूठा लगा दो, लगा दिए, और जिधर निकालना है उधर टक 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 टक, इधर निकालना है इधर टक टक, इधर टक टक, तो अपने आप आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर ऐसे जा रहा फ्लो हो करके तो ये वाला ऐसे रख दो, टक टक नीचे अंदर के तरफ, इधर क्या हो जाएगा, अपर के तरफ। सबसे आसान मेथड ये था, सबसे आसान। सर दोनों आप बता दिए, पाम रूल भी बता दिए, अंगूठा आईडीएल के डायरेक्शन में, और जिधर निकालना है उधर पॉइंट आउट कर दो, ये खुली हुई चारों उंगलियां, ओपन फिंगर जो है बेटा वो कर दो, चारों जो ओपन फिंगर है वो उस पॉइंट में, आपका जो पाम देगा वो क्या दे देगा, राइट हैंड पाम रूल। और एक सबसे सिंपल था, आई के डायरेक्शन में अंगूठा को लगा दीजिए और जिधर पॉइंट आउट कर रहा है उधर टक टक करिए। क्यों? क्योंकि सर देखिए सिंपल सा बात है, राइट हैंड पाम रूल देख लीजिए, अंगूठा तो लगा दिए, जिधर पूछ रहा उधर आप फिंगर लगा दिए, और आपका पाम क्या दे देगा, उस डायरेक्शन दे देगा। तो पाम डायरेक्शन दे, तो यही तो डायरेक्शन दे रहा, ये वाला उंगली किधर मुड़ेगा, देखो तो पाम के ही डायरेक्शन में तो मुड़ रहा। तो सबसे सिंपल तो रूल ये था, सबसे सिंपल रूल यही था। और एक, हालांकि लोग उसको भी बड़ा, इसको तो हम आपको सिखा ही दिए, एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ये अंगूठा देखो बेटा, ये अंगूठा अगर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके मूव कर रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज में देखो अंगूठा लेकर के चले गए, ये देखो तो अंगूठा लेकर के जा रहे हैं कि नहीं, अंगूठा देखो बेटा, अंगूठा लेकर के चले गए। और जिधर सेंटर की तरफ निकालना है, देखो तो बेटा, ये देखो अंगूठा देखना बेटा, अंगूठा देखना, अंगूठा देखना, अंगूठा देखना, अंगूठा देखना, ये पॉइंट देखना बेटा, पॉइंट देखना। तो सर हमेशा देखो तो आपके तरफ आए कि नहीं, आपके तरफ आए कि नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, डॉट। ये अंगूठा देखना सर क्लॉकवाइज, ये देखो बेटा क्लॉकवाइज, कहीं से भी आपको पाम मेरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पाम कहाँ जा रहा है बेटा, अंदर के डायरेक्शन में। तो ये तो आपको पहले से ही क्लियर था कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है बेटा, डॉट, और क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है आपका, क्रॉस। क्लॉकवाइज का मतलब क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाता है, डॉट। हम आपको ये भी बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज में आगे आपको सिखा देंगे कि नॉर्थ बनता है, और क्लॉकवाइज में क्या बनता है बेटा, आपका साउथ बनता है, वो भी आगे चल करके अभी तुरंत हम दिखा देंगे। चलिए यहाँ पे सर डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि सर आप फंसे कहाँ पे हैं, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर न्यू नॉट प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3, ये एंड सो ऑन। ये बहुत सिंपल सा रूल है बेटा। ये क्या बोलता है कि लूप के डायरेक्शन में, लूप के डायरेक्शन में अपने कर्ल फिंगर को मोड़िए, लूप के डायरेक्शन में आप कर्ल फिंगर को मोड़िए, आपका जो अंगूठा है वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट दे देगा। बहुत सिंपल सा है, फिर से बोल रहा है, कोई अलग नहीं है, ये आपको हम दिखा देंगे, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन बुक सब में इसी वे में लिखा रहता है, कर्ल फिंगर को एलोंग द आप एम्पेरियन लूप घुमाइए, आपका जो थंब देगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट दे देगा। बुक में यही लिखा रहता है बेटा। चलिए हम भी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अप्लाई करो तो बेटा, यहां पे अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स। अब बताइए बेटा, आपको भी पता है I3 और I4, इसको तो लेंगे नहीं, ये तो खैर इसी तरह से खत्म हो गया। यस सर। अब I1 और I2 को लेना है। अब बताइए I1 को पॉजिटिव I2 लीजिएगा, पॉजिटिव I1 माइनस I2 ले, या I2 माइनस, पहले सिंपल सी बात है सर, कौन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे I1 पॉजिटिव होगा या I2 पॉजिटिव होगा। I1 तो आपको दिख रहा ना बेटा, डॉट मतलब इधर जा रहा, और ये वाला क्या है, क्रॉस, मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा। चलो बेटा क्या बोले थे, कर्ल फिंगर को लूप की तरफ लीजिए, कर्ल फिंगर को लूप, देखो तो बेटा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ऐसे करके घूमेंगे। देखो तो अंगूठा अंदर की तरफ गया कि नहीं, अगर थंब आपका अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा मतलब सर इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव लिए तो ऑटोमेटिकली ये निगेटिव हो गया। इट मीन्स दैट I2 माइनस I1।
देखो तो बेटा समझ में आया क्या किए, कर्लिंग फिंगर को लूप के साथ घुमा दिए, अंगूठा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट दे देगा, बात खत्म। हालांकि आपको कॉमन सेंस यहाँ पे था कि सर ये ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा, क्लॉकवाइज में क्या बनता है बेटा, क्रॉस बनता है कि नहीं, तो क्रॉस ही डोमिनेट होता है कि नहीं। अगर वही फिगर को, सेम फिगर को अगर आप ऐसे कर देते, अगर करंट का ये इधर जा रहा था, क्या जा रहा था बेटा, यहाँ पे क्रॉस जा रहा था I2, और यहाँ पे क्या जा रहा था I1, और वो सबको हटा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाता I1 माइनस I2। क्यों सर, देखिए सर, लूप के डायरेक्शन में गए तो ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे कि नहीं, और ये वाला डायरेक्शन क्या है, I1 का डायरेक्शन है, मतलब I1 को पॉजिटिव ले लेंगे तो I2 ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा कि नहीं, यस सर। और ये क्या आप जानते नहीं हो, एंटी क्लॉकवाइज में जो डॉट होता है उसी का डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज में कौन होता है, डॉट, तो डॉट वाले को पॉजिटिव ले लेंगे, सिंपल सा बात है। आप उसको याद रखो या उसको, इसको याद रखो, सिंपल सी बात है। कोई नया डायरेक्शन नहीं बताया बेटा, ध्यान रखना कि फिर मेरे क्लास में कई बच्चे का ये कंप्लेन होता है कि सर कितना डायरेक्शन हम याद रखें, कोई डायरेक्शन आपको याद ही नहीं रखना है। फर्स्ट फिंगर के तरफ हाथ रखो, सेकंड फिंगर के तरफ मोड़ो, अंगूठा आपको क्या दे देगा बेटा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, या फर्स्ट एलिमेंट के तरफ आई के डायरेक्शन में बस आप लगा दो, आई के डायरेक्शन में आप अपना अंगूठा को लगा दो, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा उधर के डायरेक्शन में टक 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 करके निकाल दो। और एक तरीका है कि जो लूप के डायरेक्शन में एक और सीखना है तो ये भी सीख लो, कई लोग इस भी अच्छे तरीके से समझाते हैं। जैसे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज था ना, ये डॉट की कैसे बना पता है, ये क्या बोलते हैं कि जिधर करंट एलिमेंट है बेटा, आईडीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट में चारों फिंगर को रख दो, आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। यही तो ये भी बात है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखो तो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में इसे करके घूम रहा है, अंगूठा आपको देखो तो डॉट दे दिया कि नहीं। तो कई लोग बोलते हैं कि जो कर्लिंग फिंगर है वो लूप के डायरेक्शन में रख दीजिए, लूप के डायरेक्शन में रख दीजिए, आपका जो थंब है, अंगूठा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड देगा। घुमा फिरा के सारी बात एक है, दो मूल मंत्र से भी याद कर सकते हो। फर्स्ट, आई के डायरेक्शन में अंगूठा को लगाइए और जिधर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा अपने उंगली से टक टक, अपने उंगली से टक टक जैसे कर रहा उधर कर दीजिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। या कर्लिंग फिंगर को लूप के डायरेक्शन में लगाइए, कर्लिंग फिंगर को लूप के डायरेक्शन में, मतलब आईडीएल के डायरेक्शन में लगाइए, आपका जो थंब देगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। कुछ है ही नहीं डायरेक्शन में, हम बार बार आपको डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि ये आने वाला 3 चैप्टर आप डायरेक्शन के बेसिस पे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, बस इसलिए इतना कुछ समझा रहे हैं। चलो बेटा बहुत कुछ समझा दिया अब हम आपको, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी। इस क्वेश्चन को करिए बेटा, ये इस तरीका से लूप है, ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर इधर से आ गया, फिर इधर से आ गया, फिर इधर से आ गया। अब बताइए बेटा इसके लिए न्यू नोट कॉमन कर लेंगे। अब बताओ तो बेटा ये कैसा लूप है, जल्दी बताइए। ये सर लूप है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में I1 करंट, मतलब एकदम मामला जमा ठीक है, प्लस I1, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही था, सोचने का बात ही नहीं है। लेकिन यहीं पे डॉट रहता तो देखो बेटा, अगर डॉट रहता तो वो निगेटिव हो जाता। चलो आगे देखेंगे। अब ये वाला डायरेक्शन कैसा है बेटा, जल्दी बताइए, ये वाला डायरेक्शन कैसा है सर, ये वाला डायरेक्शन हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में देखो तो डॉट, मतलब सर मामला एकदम ठीक है, प्लस I2। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन हो गया तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, क्रॉस। तो क्रॉस में अगर I3 हो गया तो अब बताओ तो I4 क्या हो जाएगा, माइनस I4, और सबको कर दो ब्रैकेट के अंदर बंद, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस वाले लूप के लिए पॉजिटिव मिला, इस वाले लूप के लिए पॉजिटिव मिला, इस वाले में चूंकि दो कर दिए थे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलना था, तो पॉजिटिव कौन मिलेगा, I3 मिलेगा, I4 क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाला इसका हो गया। अब आ जाइए बेटा इसका वाला, ये यहाँ पे देखो बेटा कौन सा डायरेक्शन है, कैसे घुमा है लूप, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऊपर। अब बताइए तो बेटा ये कैसे घूम रहा है लूप, न्यू नॉट इंटू ये सर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कौन डोमिनेट करेगा, I। दिखा दे बेटा, कितना दिखा है, देखिए ना एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I1।
इसका काम खत्म। दूसरा लूप लीजिएगा, दूसरा लूप लीजिएगा, ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा? सर ये वाला जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में क्रॉस को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे तो डॉट को क्या बोल देंगे? निगेटिव डायरेक्शन -I3। ठीक है, ये कौन सा है सर? सर ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में जो डॉट होता है वो पॉजिटिव होगा, ये तो क्रॉस है -I4। बात खत्म। आगे बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। और कई जगह ऐसे कर भी करके देता है बेटा, अगर ये ऐसे रहता, ये ऐसे रहता, ये भी आई होता, ये भी आई होता, ये भी आई होता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है पता है? न्यू नॉट। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब -I, ये क्लॉकवाइज और ये डॉट कर दिए मतलब -I, ये एंटी क्लॉकवाइज आप क्रॉस कर दिए -I, मतलब कितना आंसर हो गया? -3 न्यू नॉट। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर -3 इंटू न्यू नॉट। अगर सिंपल करना है तो I1 I2 का वेरिएबल खत्म कर दिया, एक एक लेकर के चला, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस केस में क्या होगा? अगर सबको अगर आप I रखिएगा तो ये कट जाएगा, मतलब -2 न्यू नॉट। क्यों? क्योंकि सर ये तो आपस में कैंसिल कर दिए ना, ये तो एक डॉट एक क्रॉस मिलकर खत्म हो गया, 2 ही तो I बचेगा। आंसर ये हो गया। हमको लगता है सर अब आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। लास्टली इसको देख लीजिए बेटा। इसको देखने के लिए पहले समझ लीजिए, एक आपका लूप सिर्फ ये है, सिर्फ ये लूप है बेटा। इस लूप के लिए बताइए क्या होगा? सर इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू न्यू नॉट इनटू करंट। करंट क्या है बेटा? I1 है। अभी हमको नहीं पता ये I1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब बताओ तो बेटा ये डायरेक्शन कैसा हो गया? सर ये डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज में क्रॉस पॉजिटिव होता है, तो क्लॉकवाइज में आपका कौन सा करंट है बेटा? I1, मतलब कितना हो जाएगा? -I1। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया। सर क्लॉकवाइज है लेकिन डॉट का करंट है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। सर ये लूप नंबर 2 में चलिए, तो ये लूप नंबर 1 का था बेटा, ये लूप नंबर 2 का हो जाएगा। ये लूप नंबर 2 के अंदर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर न्यू नॉट इनटू I1। देखो बेटा क्या क्या अंदर ट्रैप हुआ है? I1 I2 एंड I3। जब इस लूप की बात करेंगे तो 3 करंट आएगा, I1 I2 I3, ये दोनों को नहीं लेंगे बेटा, मतलब सर I1 I2 और I3, I1 I2 और I3। सर कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा? देखो तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब डॉट वाला पॉजिटिव होगा, डॉट वाला सर पॉजिटिव हो गया, ये भी सर पॉजिटिव हो गया। अच्छा, क्रॉस वाला सर निगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट करके आप देख लीजिएगा। ये वाला लूप नंबर 3 बनाए बेटा, ये लूप नंबर 3 बताए, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स इनटू, अब सर सारा करंट आएगा, सारा करंट आने दो बेटा, I1 I2 I3 I4 I5। अब इसका डायरेक्शन क्या है बताइए? बताइए, देखिए साहब, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम बोले थे ना, रेक्टेंगल, सर्कुलर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। सर ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में आपको समझ में आ रहा कि पॉजिटिव किसको लेना है? क्रॉस को। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेना है क्रॉस को, तो I4 पॉजिटिव जाएगा, I4 आपका पॉजिटिव जाएगा, I3 आपका पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, I1 आपका निगेटिव जाएगा, I2 आपका निगेटिव जाएगा और I5 आपका निगेटिव जाएगा। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन करना, अप्लाई करना कि किस वे में हम लोग एम्पियर सर्किट और लॉ को यूज करते हैं। चलो क्लियर हो गया सर, सर क्लियर हो गया। चलो बेटा एक चीज़ और, एक चीज़ और, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको लेकर के भी चला जा सकता है बेटा। यहाँ तक हो गया आपका, देख लेते हैं बस टाइम यहाँ तक। अब हम लोग ट्राई करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट बेटा लिखिए, टॉपिक का नाम लिखना है तो लिखिए, 40 मिनट हो गए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लिखिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, हम ही लिख देते हैं, रुक जाइए, हम लिख देते हैं आपके लिए, हम लिख देते हैं बेटा, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लेकिन सबसे बड़ा बात है, पहले अभी आपको क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। सर आप तो पहले इनफाइनाइट हमको नहीं पढ़ाए थे, आप सबसे पहले याद है सर स्ट्रेट में आप पढ़ाए थे फाइनाइट। क्या बायो सेवर्ट लॉ से फाइनाइट नहीं निकल सकता है? आप तो बोले थे सर कि दिस लॉ इज ऑलवेज वैलिड, तो आप फाइनाइट निकाल दीजिए, उसके बाद इनफाइनाइट निकाल देंगे। हम बोलेंगे आइए बेटा,
आइए धीरे धीरे करके समझाने शुरू करते हैं बेटा। सुनिएगा, ये मेरा एक वायर है बेटा, ये मेरा एक वायर है जो कि फाइनाइट लेंथ का है। हमको इस P पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट I। तो हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, हम लोग क्या काम करेंगे, P पॉइंट पे एक एम्पियर सर्किटल लॉ ड्रॉ कर देंगे। कर दिए सर, एम्पियर सर्किटल लॉ ड्रॉ, एम्पेरियन लूप कर दिए सर, एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दीजिए। और सर ये तो सर्किल है, और हमको भी बचपन से सीखे हैं सर्किल तो क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक होता है। क्यों? चूंकि जितना ऊपर उतना नीचे, ऊपर नीचे सब बात बराबर है। क्या ये सही वैलिड है? याद करिए बेटा, वहां पे पॉइंट नंबर 3-4 के आसपास क्या आपको बताए थे कि एम्पेरियन लूप जो होता है वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होता है। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ये है और आप सिमेट्रिक कर भी यहाँ पे एम्पेरियन लूप ये बना है। क्या लगता है कि इसके लिए ये सिमेट्रिक है? सर पॉसिबल ही नहीं है। एक तरफ आकर के कभी सिमेट्रिक हो सकता है? सर्किल क्यों सिमेट्रिक है बेटा? ऊपर बराबर नीचे, दाहिने बराबर बाएं, इसलिए तो ये सिमेट्रिक है ना। तो सर ये अपने आप में सिमेट्रिक है। क्या ये एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए ये सिमेट्रिक है? नो सर, राइट आंसर इसका है कि नहीं सर, ये उसके लिए सिमेट्रिक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, चलिए आपका बात को, फील को हम समझ लिए। आपका फीलिंग को जब समझे बेटा, आपके जब फीलिंग को समझे, अब बताइए तो सोच करके कि क्या अब ये सिमेट्रिक है? अब ये सिमेट्रिक है? यस सर सिमेट्रिक है। आर कहीं पे भी ले लीजिए सर, क्या होगा? सिमेट्रिक है। अब तो आपकी बात वैलिड हो गई सर। अब तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक हो गया। क्यों? चूंकि सर ये वाला मेरा करंट कैरिंग वायर है और ये इस तरीके से आपका लूप ले लिए। बोले बेटा एग्जैक्टली राइट है आपका, आपने लूप का सिलेक्शन बिल्कुल सही किया। लेकिन आप बताओ बेटा, एक बच्चा बोल रहा कि सर हम लूप यहीं पे क्यों ले, हम लूप यहाँ पे क्यों ले, हम ये लूप यहाँ पे क्या नहीं ले सकते थे? हम बोलेंगे बेटा बिल्कुल बात सही है, आप ले सकते थे। जब फाइनाइट डिस्टेंस है तो कोई बच्चा बोलेगा फाइनाइट में सर हम यहाँ पे ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, हर जगह सिमेट्रिक है। लेकिन आपको क्या बोले थे कि दिस लूप इज सिमेट्रिक अबाउट करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन है यहां से लेकर के यहां तक, तो इसका जो एग्जैक्ट सिमेट्रिक होगा ये बिल्कुल बीचों बीच में होगा। क्यों? क्योंकि जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना अप उतना डाउन। क्या इसमें कभी वैलिड हो सकता है? नहीं। तो सर फाइनाइट वाले में क्या दिक्कत है कि अगर कोई लूप अगर बीच से ऊपर नीचे करता है, मेरा मामला पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। क्योंकि सिमेट्री का मतलब होता है लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। और सिमेट्रिक में कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर ये सिमेट्रिक है, हम अपना लूप सर यहाँ लेना चाहते हैं, यहाँ लेना चाहते हैं। कोई बोलेगा यहाँ लेना चाहते हैं, मतलब सर यहाँ पे आसान नहीं है। मिस थीटा बराबर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री बनाना, इसमें डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा आपका। मतलब थीटा जो बी और डीएल के बीच में है वो प्रॉब्लम करना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, यहां पे हम ये भी बोल रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट कैरिंग करंट वायर, क्या एम्पियर सर्किटल लॉ से पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। लेकिन क्या हम लोग उससे निकालते हैं? नहीं सर, उससे निकालेंगे तो मेरा बेवकूफ़ी होगा। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं आएगा, थीटा कुछ और बनेगा और कैलकुलेशन मेरा आ जाएगा। और अदर दैट एंगल थीटा 1 और थीटा 2 के लिए बायो सेवर्ट लॉ से तो ऑलरेडी कर चुके हैं। बोलोगे सर बिल्कुल बीच में होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो बेटा बायो सेवर्ट लॉ से तो उसको निकाल ही चुके हैं हम लोग। अगर नॉन सिमेट्रिक होगा तो थीटा 1 थीटा 2 करके फाइनाइट तो निकाल ही चुके हैं। यहां पे दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट तो आप बराबर कर सकते हैं, लेकिन अप और डाउन बराबर करना मुश्किल होगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब थीटा 1 बराबर थीटा 2, तभी जाकर के पॉसिबल होगा। और बी डीएल के बीच में भी फिर एंगल मिलेगा। मतलब सर कहीं ना कहीं फाइनाइट वाला बायो सेवर्ट लॉ के खाते में ही डाल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बायो सेवर्ट लॉ से ही निकाले तो वो ज्यादा बेहतर है। हम लोग निकालते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। ये देखिए कितना सिंपल है बेटा, ये देखिए कितना सिंपल है। इसकी सिंप्लिसिटी को देखिए, मन खुश हो जाएगा। ये आई और ये आपका एम्पेरियन लूप हो गया। ये मतलब अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, आपको सब पता है। ये मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, मान लेते हैं इसका रेडियस आर है,
इसका रेडियस आर है, तो क्या कर देंगे बेटा, देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर न्यू नॉट, और पूरा का पूरा आपको करंट आई मिलेगा बेटा। देखिए आई करंट अंदर जा रहा है कि नहीं, यस सर। जब इसको करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा बी, चूंकि आपको भी पता है मैग्नेटिक फील्ड एट आर डिस्टेंस पे हर जगह आपको कांस्टेंट मिलेगा, हर जगह आर डिस्टेंस पे कांस्टेंट मिलेगा। और बी और डीएल के बीच में बताइए तो कितना होगा बेटा, बी डीएल कॉस 0 डिग्री। सर कॉस 0 डिग्री कैसे होगा, समझने का कोशिश करो बेटा। देखिए देखो देखो बता रहे हैं, ये देखिए रख दिए बेटा, और ये देखो अंगूठा इस तरीके से रख दिया करंट के डायरेक्शन में। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे टक टक टक, देखिए देखिए देखिए, दिख रहा ना बेटा, जितना डीएल एलिमेंट था यहाँ पे, जितना डीएल है इधर, ये 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 इधर, दिख रहा ना बेटा, हर जगह टेंजेंशियल होगा कि नहीं, हर जगह सर टेंजेंशियल होगा। फिर से दिखा दे बेटा, बार बार देखो, करंट के डायरेक्शन में रख दिए सर, रख दिए, ये देखिए बेटा पाम के डायरेक्शन में टक 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 टक, बी और डीएल, बी और डीएल, सर बी और डीएल के बीच में हमेशा कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब न्यू नॉट इंटू आई, बी को बाहर निकाल दो बेटा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर न्यू नॉट इंटू आई, बी इंटू डीएल कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर बराबर न्यू नॉट इंटू आई, बी बराबर कितना हो जाएगा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। और क्या हम लोग इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाई आर, कट जाएगा 2 से। देखो तो बेटा सेम यही था कि नहीं, यही आंसर आया था कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। देखिए डायरेक्शन तो ऐसे भी क्लियर है, टक 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 टक, मतलब सर अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा तो जो लूप का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे भी देखना एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और डीएल और बी के बीच में, डीएल ये वाला है बेटा, ये है डीएल, ये है डीएल और ये है बी, दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। मतलब हर जगह क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। मतलब बी का डायरेक्शन उस एंटी क्लॉकवाइज पे हर जगह क्या होगा बेटा, डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब अगर मान लेते हैं बेटा, अब ध्यान से देखिए, न्यू नॉट बाई, चलिए अब अगर कभी बोल देगा कि इस तरीका से कि अगर आपको पता है, समझिएगा बेटा क्वेश्चन क्या है। अभी क्वेश्चन क्या था, अभी क्या किए थे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, किसके लिए, इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए। अब क्या बोलेगा कि आपको पता है, गिवन है, आपको गिवन है बेटा B इज इक्वल टू न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, ये गिवन है फॉर इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए, ये सर आपको गिवन है। वो बोलेगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूफ करके दिखाइए। पहली बात तो कि ये लॉ है, ये प्रूफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बी का वैल्यू दे दिया तो बोलेगा कि न्यू नॉट आई प्रूफ करिए, न्यू नॉट इंटू आई प्रूफ करिए। बहुत सिंपल सा बात है बेटा, बी डॉट डीएल वेक्टर, बी कितना हो गया सर, सर बी हो गया न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, और डीएल, डीएल का मतलब कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। देखो ना बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और कॉस कितना होगा, 0 डिग्री। अब देखिए आंसर निकाल करके 2 पाई से 2 पाई कटा, आर से आर कटा, कॉस 0 1 हो गया। देखिए तो क्या बचा, न्यू नॉट भी बाहर और आपका आई भी बाहर, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। मिस सर 2 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। पहला क्या हो गया कि आप इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। सर निकाल दिए बहुत आसानी से, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, न्यू नॉट आई और डीएल को रख दिए 2 पाई आर। और सेकंड में क्या बोल सकता है कि गिवन दे देगा बी बराबर न्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर न्यू नॉट इंटू आई। 2 काम कर लिए। और तीसरा बोलेगा बेटा, तीसरा काम कर सकता है कि प्रूफ करिए कि दिस एम्पियर सर्किटल लॉ मींस बी डॉट डीएल वैलिड फॉर एनी शेप, किसी शेप के लिए ये वैलिड होगा, किसी भी शेप के लिए ये वैलिड होगा।
चलिए हम लोग अभी करते हैं बेटा, एक मिनट हम लोग अभी जस्ट कर लेते हैं इसको। किसी भी शेप के लिए ये वैलिड होगा, बस इस बात को देख लीजिए। 2 प्रूफ तो कर दिए बेटा, तीसरा क्या करना है, प्रूफ करिए कि BDL वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के लिए, आर्बिट्रेरी शेप के लिए ये वैलिड होगा। कैसे करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से। आई करंट ले लिए इनफाइनाइट वायर के लिए, और देखिए किसी भी अलग टाइप का शेप बना दिए बेटा, क्लोज लूप बना लिए, यस सर। ये सेंटर हो गया बेटा, सेंटर से देखते जाइएगा, ये सेंटर से देखिए कितने इनफाइनाइट भाग में काट रहे हैं बेटा, देखते जाइए। हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि ये वैलिड है किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के लिए। ये क्या हो जाएगा बेटा, DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, सर कितना करिएगा, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, θ7 एंड सो ऑन। क्या मतलब होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का। अभी सुनना बेटा, ये बात तो तय है कि यहाँ पे B वेक्टर ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। चूंकि DL बहुत स्मॉल है, बेटा, तो DL जब स्मॉल होगा तो देखो तो इस पर एकदम टेंजेंशियल जाएगा कि नहीं, यस सर। मतलब ये क्या हो जाएगा सर, B1 DL1 प्लस B2 DL2 प्लस B3 DL3 प्लस B4 DL4, अब थक गए बेटा, प्लस सो ऑन। ठीक है सर। B1 कैसे निकालेंगे बेटा, B1 हो जाएगा सर न्यू नॉट बाई 4 पाई। B1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से B1 मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वही मतलब पूरा लिख रहे हैं 2I डिवाइडेड बाई, इसका रेडियस ले लो बेटा R1, ये DL1 के लिए, इसका R2, इसका R3, इसका R4, इसका R5, इसका R6, इसका R7, मतलब R1, और DL1 मतलब DL1 आर्बिट्रेरी शेप है ना, तो यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस में फर्क होगा ना, तो B बराबर क्या होता है, न्यू नॉट बाई 2 पाई भी लिख सकते थे, पूरा लिख दिया न्यू नॉट बाई 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई R1 DL1। उसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई R2 DL2 प्लस न्यू नॉट बाई 4 पाई 2I चूंकि सबके लिए सेम है, I का दिक्कत नहीं है, R3 प्लस सो ऑन। समझ में आ गया। चलिए अब यहां से क्या कॉमन करिएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2I कॉमन कर लिए, क्या बचा बेटा, DL1 बाई R1 प्लस DL2 बाई R2 प्लस DL3, यहाँ पे बेटा DL3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस DL4 डिवाइडेड बाई R4। समझ में आ रहा है ना। कर क्या रहे, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के लिए ये वैलिड होगा, उसी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ BDL। तो BDL में क्या हो जाएगा, B1 D1, B2 DL2, B3 DL3, B। सर समझ में आ गया। B का एक्सप्रेशन लिख दिया, इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता है बेटा, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2I डिवाइडेड बाई R। लेकिन हर जगह का R अलग होगा ना, चूंकि आर्बिट्रेरी शेप है, तो R1 R2 R3 R4 लेकर के चलेंगे और DL के साथ मल्टीप्लाई हो रहा। अब बताओ बेटा, चूंकि ये θ1 θ2 लिख सकते थे, चूंकि ये D है तो D लिख देते हैं, D लिख देते हैं, dθ4 dθ7, या हम बाद में बोलते हैं कि θ1 θ2 θ3 इज वेरी स्मॉल करते तो आ जाता है। तो dθ1 कितना आ जाएगा सर एंगल बराबर क्या होगा, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। dθ2 कितना होगा सर, DL2 डिवाइडेड बाई R2। dθ3 कितना होगा सर, DL3 डिवाइडेड बाई R3। dθ4 कितना हो जाएगा सर, DL4 डिवाइडेड बाई R4। मतलब सर सुनिए, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो गया न्यू नॉट बाई, अच्छा काट ही देते हैं बेटा, लो कब तक साथ लेके चलेंगे, काट दिए, लो DL1 dθ1 प्लस क्या हो गया बेटा dθ2 प्लस क्या हो गया बेटा dθ3 प्लस क्या हो जाएगा dθ4 एंड सो ऑन। अब आप सोच करके बताइए बेटा, इतना आप सोच सकते हो कि ऐसा अगर हम पूरा का पूरा एंगल को जोड़ दें, ये पूरा का पूरा एंगल से ऐसे करके पूरा का पूरा इसको ऐसे करके जोड़ दे, तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा कि नहीं, अरे पूरा का पूरा सर्कल हो जाएगा कि नहीं। और पूरे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई एंड दिस 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, न्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। देखिए कैसे वैलिड किए, कुछ समझ में आया बेटा आराम से।
छोटे छोटे DL1, DL2, DL3, DL4, DL6, DL7 और D1, D2, D3, D4, D5 इस तरीके से करते गए और सबको इस तरीके से वे में करोगे तो सारा का सारा एंगल जोड़ करके कितना आ जाएगा 2π। तो तीन चीज प्रूफ कर दिए। क्या? इन्फानाइट स्टेट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अगर इन्फानाइट स्टेट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड दिया रहे तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ का ये वाला साइड RHS साइड प्रूफ कर सकते हैं और ये भी प्रूफ कर दिए मैथमेटिकली कि दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ शेप। ध्यान रखिएगा बेटा कि ये तीनों का तीनों आपके दिमाग में रहे। कब कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है और आसान क्वेश्चन में कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि सर इसको कैसे करें, जबकि आपके माइंड में है कि ये किसी भी शेप के लिए वैलिड होगा। मेरे टीचर ने बोला था रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, सर्कल के लिए, हर शेप के लिए ये क्या होगा बेटा? वैलिड होगा। लेकिन सर प्रूफ क्यों कैसे करेंगे? आपको प्रूफ करना भी हम सिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं किसके लिए? एप्लीकेशन बेटा, एप्लीकेशन इसका करना शुरू करते हैं। बस एप्लीकेशन में सिलेंडर वाला एप्लीकेशन देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं, मार्कर चेंज। ओह शिट। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेटा इसका एप्लीकेशन पार्ट, ACL का एप्लीकेशन। ACL का एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या? ओ सॉरी यार, एक मिनट मेरे पास रहा। चलिए एप्लीकेशंस में इसका एप्लीकेशंस करते हैं बेटा। एप्लीकेशन 3, 4, 5 एप्लीकेशन आपको कराएंगे। एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस इसके करवाएंगे। सबसे पहले क्या काम करा रहे हैं बेटा? आपको लॉन्ग सिलेंडर के लिए करा रहे हैं। किसके लिए करा रहा है बेटा? करंट कैरिंग। देखिए ध्यान से क्या करा रहे हैं बेटा? करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंडर, करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंडर, या इसी को बोलते हैं कई लोग बेटा थिन सिलेंडर। क्या बोलते हैं बेटा? थिन मतलब पतला, इस तरीका से थिन हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। थिन हॉलो और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका? सॉलिड सिलेंडर। समझ में आ गया कि सर बोलना क्या चाह रहे हैं कि लेंथ आपका बहुत ज़्यादा हो रेडियस के रिस्पेक्ट में। एक एक करके करते जाएंगे बेटा, आपको भी समझ में आते जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, ये हम सिलेंडर इस वे में कर दिए। इन्फानाइट है, वेरी लॉन्ग कर दिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर सिलेंडर है, ये इस टाइप का सिलेंडर का शेप हो गया बेटा, ठीक है। ये सिलेंडर का शेप हो गया, ये एक्सिस हो गया। सबसे पहले आपको लेकर के चलना है बेटा आउटसाइड। आउटसाइड के लिए क्या होगा? आउटसाइड के लिए किसी भी पॉइंट R पे, और इसका रेडियस कितना है बेटा? इसका रेडियस है कैपिटल R। तो हम क्या बताए थे कि R रेडियस से, देखो बेटा फिर से वही बता रहे हैं, ये लॉन्ग हो गया ना, लॉन्ग हो गया तो थोड़ा आप ऊपर रखो, थोड़ा नीचे रखो, कितना भी करो, क्योंकि ये उधर और इधर दोनों तरफ इन्फानाइट है, तो ये क्या हो गया बेटा? सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर गया। ये इन्फानाइट है दोनों साइड, इसीलिए क्यों? क्योंकि आप तो यहाँ पे लूप एम्पियरेंस लूप बना करके, एम्पियर का लूप बना करके लेफ्ट राइट तो सिमेट्रिक कर ही दोगे, लेफ्ट राइट तो कहीं पे भी सिमेट्रिक आप कर ही दोगे लेफ्ट राइट बना करके। क्योंकि सर यहां से इसके एक्सिस से इस तरीके से एक बना देंगे एम्पियर लूप बेटा, एम्पेरियन लूप आप बना दिए। लेकिन सर ऊपर नीचे कैसे बराबर होगा? क्योंकि सर दोनों साइड इन्फानाइट है, तो उधर का हेडेक आपको नहीं लेना है। चलिए आ जाइए बेटा, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर न्यू नॉट इनटू i, और ये वाला जो लेकर के जा रहा है बेटा सिलेंडर, जो आपका लेके जा रहा है करंट I लेके जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? b dl cos थीटा बराबर कितना हो गया बेटा? न्यू नॉट इनटू i, एंड थीटा कितना होगा आपको भी पता है। जहां पे भी आप dl लीजिएगा, b यहां पे, अगर dl लीजिएगा तो यहां पे, अगर यहां लीजिएगा तो यहां पे। सर समझ में आ रहा? सर समझ में आ रहा? समझ में आ गया बेटा? b dl वेक्टर ये हो गया इसके अलोंग, और ये b ये इसके अलोंग, मतलब थीटा हमेशा कितना बनेगा सर? 0 डिग्री बनेगा। तो कितना हो गया बेटा?
इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, बी को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बराबर कितना होगा, न्यू नॉट आई, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा 2 पाई स्मॉल आर बराबर न्यू नॉट इंटू आई, इसलिए बी बराबर क्या होगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और वही वाला था बेटा, वही वाला है, देखिए ना, यही तो था उसके लिए, इनफाइनाइट स्टेट कैरिंग वायर के लिए। आप ही सोचिए ना, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, और इस या तो इसके जगह पे एक पतला सा वायर है, और आप हम देख रहे हैं 10 किलोमीटर दूर से, ये सिलेंडर हो चाहे वायर हो, हमको तो सब कुछ एक ही दिखेगा कि नहीं। यस सर, इसीलिए देखे तो रिजल्ट भी सेम आया है कि नहीं, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर, या न्यू नॉट बाई 2 पाई आर इन 2 आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखोगे ध्यान से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बेटा, आउटसाइड में अगर ये सॉलिड रहा या हॉलो रहा, बताइए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। आउटसाइड में ओनली इन आउटसाइड, ओनली इन आउटसाइड, ओनली इन आउटसाइड ये हॉलो है या सॉलिड है, क्या कोई फर्क पड़ा आपको? क्यों? क्योंकि भर भर के तो करंट ये आई लेके जा ही रहा, और मेरा लूप क्या है बेटा, बाहर में, तो ऐसा तो कोई लूप एलिमेंट कटा नहीं, या आई के बीच में हम आए नहीं। मीन्स सर आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, फॉर आउटसाइड के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है बेटा, न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। कोई मैटर नहीं करता है ये सॉलिड हो या हॉलो हो। और इसका जो ग्राफ है बेटा, इसका जो ग्राफ है आपको भी दिख रहा होगा, ये होता है, इधर ले लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और इधर ले लो आप क्या ले लो बेटा, आर, इधर ले लो आप आर। तो सबसे पहले देखो आर का वैल्यू एकदम कम करते 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 जाएंगे, मतलब कैसे वेरी कर देगा सर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया सर। अब इसी लगे हाथे एक चीज और कर देते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब हम बोल देते हैं बेटा सरफेस के लिए क्या होगा। सर सरफेस के लिए ये हम क्या किए बेटा, बी ऑफ आउटसाइड, और बी ऑफ सरफेस के लिए क्या किए हैं, न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। सर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब सरफेस की बात करिएगा सर, तो सरफेस के 0.0000001 से हल्का सा जाते हुए एक एम्पियर सर्किटल लॉ ले लीजिए, एम्पियर्स लूप ले लीजिएगा। अभी भी देखिए तो करंट पूरा का पूरा अंदर में आ गया कि नहीं, पूरा का पूरा आई ट्रैप हो गया, और स्मॉल आर के जगह पे क्या हो गया, कैपिटल आर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सरफेस पे नो मैटर कि ये सर इनसाइड हो रहा या आपका आउटसाइड हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का ग्राफ कंबाइंड करके बना देते हैं बेटा, बड़ा मजा आएगा। यस सर, कंबाइंड करके अगर बनाना है तो सर अंदर के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन आर का वैल्यू आर पे ऐसे होगा, बात खत्म। कैसे सर? सर ये वाला जो वेरी किया, B इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये स्मॉल आर, ये मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग कहाँ से कहाँ तक काम कर दिए बेटा, सरफेस टू, कहाँ कर दिया बेटा, सरफेस टू आउटसाइड तक का डायग्राम एक ही होगा। कोई मैटर नहीं करता है बेटा कि ये इनसाइड है या आउटसाइड है, कोई मैटर नहीं करता है ये इनसाइड है या आउटसाइड है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब चलो बेटा एक चीज़ तो अभी हम कर देते हैं, एक चीज़ तो तुरंत अभी कर देते हैं। अब तीसरा केस देखो बेटा, ये फर्स्ट केस हो गया आउटसाइड के लिए, ये सेकंड केस हो गया सरफेस के लिए, एंड दिस फर्स्ट केस एंड सेकंड केस इज वैलिड फॉर हॉलो एंड सॉलिड बोथ। लेकिन अब थर्ड केस में अगर इनसाइड की बात करिएगा, अगर सर आप इनसाइड की बात करिएगा, तो अगर हॉलो सेक्शन होगा बेटा, अगर आपका हॉलो सेक्शन हुआ, अगर हॉलो सेक्शन हो गया, देखो तो बेटा यही तो कंडीशन है ना, आर इज लेस देन आर। यहां पे क्या था आउटसाइड में बेटा, आर इज ग्रेटर देन आर। यहां पे क्या था बेटा, आर इज इक्वल टू आर। तो जब रेडियस आपका कैपिटल आर से छोटा होगा, तो जो हॉलो सिलेंडर है बेटा, हॉलो सिलेंडर है, वो करंट कैरिंग लेकर के जा रहा, क्या इसके अंदर में आपको कोई भी करंट मिल पाएगा? सर इसके अंदर कुछ भी करंट मिल पाएगा? नहीं सर, आई बराबर 0। और आपको भी पता है जब आई बराबर 0 हो जाएगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। रख दो ना बेटा आई, यहाँ पे आई 0 रख दो, तो आई बराबर 0, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन ध्यान रखना बेटा, मैग्नेटिक field inside the long circular long cylinder
इज इक्वल टू 0 बट ओनली वैलिड फॉर हॉलो सेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा? हॉलो के लिए। हॉलो के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में क्या हो गया सर? 0 हो गया बेटा। चलिए अभी है बचा हुआ बेटा 10 मिनट और हम कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। चलिए ये सर यहाँ तक तो हो गया। चलिए हटाए बेटा, अभी अभी मेन करना है। अभी इनसाइड किए हैं मैग्नेटिक फील्ड फॉर हॉलो सेक्शन। क्या आ गया आंसर सर? सर आंसर आ गया 0। आंसर आ गया 0 आ गया सर आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा, आइए चलिए फिर कंक्लूड कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ वगैरह सब कुछ आराम से हो जाएगा। अभी बस जस्ट अब हम लोग एक बचा है सर, सिर्फ क्या बचा है सर? सर आपका जो बचा है, हाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा यहाँ तक? नहीं सर। अब सर यहाँ पे इसका रेडियस r है और आपका जो ये है लूप है वो स्मॉल r यहाँ पे है। और सर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड। और सॉलिड कितना करंट लेकर के जा रहा है सर? I लेके जा रहा है सर सॉलिड। मतलब बताओ बेटा, क्या अब जो हम लोग काम करेंगे, अब जो हम लोग काम करेंगे बेटा, ये है, ध्यान रखिएगा, ये है सॉलिड सिलेंडर, ये है आपका सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर। आपको पता चल गया है कि लॉन्ग की बात कर रहे हैं, लॉन्ग और थिन भी, लॉन्ग थिन भी। तो क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर न्यू नॉट इंटू वाई। क्या ये इक्वेशन लिखना सही है? पहले तो आप बोलिए यस और नो। द राइट आंसर इज नो। क्यों सर? चूंकि सर आई करंट पूरा सिलेंडर कैरी कर रहा, आई करंट पूरा सिलेंडर कैरी कर रहा। आपका सेक्शन तो सर सिर्फ ये है, मतलब आपका सेक्शन में आई नहीं होगा सर, आई डैश होगा, आई डैश होगा। यस सर, अब राइट है, क्योंकि आई पूरा कैरी कर रहा है ना बेटा, यहां से लेकर के यहां तक। आपका तो सिर्फ और सिर्फ एम्पेरियन लूप कौन सा है? एम्पियरियन लूप सर ये है। तो इसी के अंदर का करंट देखेंगे ना, यहां वाला तो करंट देखेंगे नहीं, इधर का तो करंट नहीं देख सकते हैं ना। तो क्या आपको पूरा का पूरा आई मिला? नहीं सर, पूरा आई नहीं मिला। क्या मिल गया बेटा? आई डैश मिल गया। अच्छा, इधर वाला तो काम कर ही सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा, और फिर से वही होगा, कॉस 0 डिग्री ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अंदर रहे चाहे बाहर रहे, करंट को हाथ ऐसे लगा दीजिए, हर डायरेक्शन 0 डिग्री देगा। कितना हो गया बेटा? न्यू नॉट इंटू आई डैश, और ये बी इंटू डी एल 2 पाई स्मॉल आर, मतलब 2 पाई इंटू स्मॉल आर बराबर न्यू नॉट। अब हमको काम करना है बेटा आई डैश पे, अब हमको काम करना है आई डैश पे। करंट डेंसिटी का नाम सुने होंगे, आई डिवाइडेड बाई एरिया, आई डिवाइडेड बाई एरिया या परपेंडिकुलर एरिया। तो आई और एरिया कितना हो गया बेटा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देख रहे हैं ना बेटा, आई जो है आपका कैपिटल आर में, आई जो है आपका फ्लो हो रहा है कैपिटल आर में, तो आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। यस सर। मेरा इंटरेस्ट क्या है बेटा? मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा वाला इंटरेस्ट ये है, तो मेरा वाला में आई डैश कितना हो जाएगा? फिर से लिखेंगे बेटा, जे डैश बराबर आई डैश डिवाइडेड बाई एरिया डैश। करंट डेंसिटी तो हमेशा यूनिफॉर्म होगा, जे पूरा करंट पूरा एरिया। जो आपका लूप का करंट था तो लूप का एरिया ले लो, तो लूप का करंट तो आई डैश था, और एरिया डैश बराबर क्या कर देंगे? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए तो बेटा आपका चॉइस तो स्मॉल आर ही है ना, स्मॉल आर है, तो ठीक है बेटा। आई डैश बराबर कितना हो जाएगा सर? जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जे कितना था बेटा? सर जे यहीं पे लिखा हुआ है, पाई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया? पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा, क्या हो गया बेटा? आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई कैपिटल आर स्क्वायर। मतलब सर आ गया आई डैश बराबर कितना आ गया सर? आई डैश बराबर हो गया आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो बी बराबर कितना आ गया सर? न्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू स्मॉल आर, 2 पाई इंटू स्मॉल आर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल आर का होल स्क्वायर, कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं सर, ये से इससे कट गया, तो क्या बचा? न्यू नॉट बाई 2 पाई, ये तो पहले भी आ रहा था, आई इंटू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग थिन सॉलिड सिलेंडर।
यही आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर, रिजल्ट यही है। क्या डायमेंशनली वाइज तो करेक्ट ही होगा, न्यू नॉट करंट और नीचे में देखो बेटा एक डिस्टेंस, यस सर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी वे में लिखा जा सकता है। लेकिन एक और बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा इसका, न्यू नॉट। अब ये देखना तो बेटा आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, आई डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्या लिख देंगे जे, मतलब न्यू नॉट जे, और ये क्या हो गया बेटा आर डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, न्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाई 2। और आर क्या है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, आर हमेशा कौन सा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है। तो समझ में आ गया ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग थिन सॉलिड सिलेंडर, ये आ गया, बट बी इन इज इक्वल टू 0 किसके लिए आ गया बेटा, हॉलो सिलेंडर के लिए आ गया, हॉलो के लिए आ गया, ठीक है। और ये किसके लिए बेटा, सॉलिड के लिए। ग्राफ समझ में आ रहा, बी और आर के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, बी और आर के बीच में ग्राफ क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन हो गया। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया। ये होता है बी ऑफ इन। अच्छा, इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा, ऐसे लिखना बेटा, न्यू नॉट बाई 2, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आ जाएगा आपका बी वेक्टर। क्या किसके फॉर्म में आ गया सर, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। पूरा का पूरा खत्म कर दिए बेटा, पूरा का पूरा खत्म कर दिए, बस कंक्लूड कर देंगे इसको, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा चीजें खत्म हो गई। अब बस जस्ट क्या कर देंगे बेटा, इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और उसके बाद सारा का सारा फॉर्मूला एक तरफ। चलिए खत्म हो चुका है, बस इसी को कंपाइल कर रहे हैं, लेक्चर लास्ट है, लेक्चर लास्ट है, बस इसी को खत्म कर रहे हैं बेटा। देखिए क्या था बेटा, लॉन्ग थिन सॉलिड सिलेंडर था ना, अच्छा बेकार ही लिखे, चलो छोड़ो। लॉन्ग थिन सिलेंडर के लिए देखो क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ये होगा इनसाइड सरफेस आउटसाइड, इनसाइड सरफेस आउटसाइड। या ऐसे भी नहीं लिखना है तो पहले आउटसाइड लिख सकते हैं आप, क्योंकि सर आसान हो जाएगा, और बाद में क्या लिख देंगे बेटा, इनसाइड के लिए लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं हॉलो, और यहाँ पे लिख देते हैं बेटा सॉलिड, यहाँ पे हॉलो, यहाँ पे सॉलिड। अब फार्मूला बोल दीजिएगा बेटा, बहुत आसान है। कितना हो जाएगा सर, न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये क्या हो जाएगा सर, न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये कंडीशन था सर आर ग्रेटर देन आर के लिए, ये कंडीशन है आर इज इक्वल टू आर के लिए, और ये कंडीशन है आर लेस देन आर के लिए। तो इनसाइड में क्या होगा सर, बड़ा जीरो होगा। यहाँ पे क्या होगा सर, न्यू नॉट बाई 2 पाई आई स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आगे बात समझ में। और इसी को कैसे लिखा जा सकता है, न्यू नॉट, ये देखो बेटा, न्यू नॉट जे आर डिवाइडेड बाई 2, और इसी को वेक्टर फॉर्म में न्यू नॉट जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। सर ग्राफ बना दीजिए, बिल्कुल ग्राफ बना देंगे बेटा। देखिए ग्राफ बड़ा चमचमाता ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ की बात करिएगा सर, अगर ये हॉलो हुआ तो ये जीरो था, इनसाइड तक जीरो है, ये वाला बाउंड्री है बेटा आर इज इक्वल टू आर पे ये हुआ, और उसके बाद घटना शुरू। अभी कोऑर्डिनेट भी बता देते हैं, ये स्मॉल आर का, ये मैग्नेटिक फील्ड का, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वही मैक्सिमम वैल्यू होता है न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यही होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, यही होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके लिए कर दिए सर, सर ये साफ अगर आपको जीरो दिख रहा तो ये वाला किए हैं किसके लिए, हॉलो के लिए। ये किसके लिए किए हैं बेटा, हॉलो के लिए। सॉलिड के लिए क्या कुछ अलग होगा, बिल्कुल अलग नहीं होगा सर। देखिए हो गया बेटा, ये हो गया बी, ये हो गया आर इज इक्वल टू आर,
ये हो गया आर ग्रेटर देन आर, ये हो गया आर लेस देन आर, यहाँ हो गया 0, ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है इसमें भी, न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आर लेस देन आर, ये हो गया आर ग्रेटर देन आर, और ये वाला क्या हो गया बेटा, आर इज इक्वल टू आर। इस तरह से आपका ग्राफ का वेरिएशन भी कर दिए, सब कुछ कर दिए बेटा। आप एक बार देख लीजिए इसको, और अब इसके बाद लेक्चर को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशन पार्ट पे और आएंगे। ऑलरेडी जितना सोचे थे 1 घंटा 15 मिनट का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या इस लेक्चर में कोई भी डायरेक्शन का लोचा आया? नहीं सर, कोई डायरेक्शन का लोचा नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर एम्पियर सर्किट और लॉ में अगर एक डायरेक्शन देखना है कि अगर I1, I2, I3, I4 कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में अगर डॉट का करंट रहा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में क्रॉस का करंट रहा तो आपका पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में अगर क्रॉस का रहा तो निगेटिव, क्लॉकवाइज में अगर डॉट का रहा तो निगेटिव। सर कंफ्यूज हो गए, थोड़ा स्लो करके देख लोगे बेटा। और एक दूसरा डायरेक्शन क्या है कि कर्ल फिंगर को लूप के डायरेक्शन में लीजिए, लूप के डायरेक्शन में लीजिए। आपका जो थंब देगा वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट दे देगा, जो कि बुक में लिखा रहता है वो भी बता दिए कि आप क्या लीजिएगा बेटा, लूप के डायरेक्शन में कर्ल फिंगर को लीजिए, आपका थंब क्या दे देगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट दे देगा। ध्यान रखिएगा बेटा, डीएल जो है वो करंट एलिमेंट वेक्टर इसमें नहीं होता है। डीएल क्या है, लूप के ऊपर डीएल 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 कटते 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 इस वे में हो जाता है। और एम्पियर लूप किसी भी शेप का लिया जा सकता है। खैर एनीवे उसको तो हम ऑलरेडी आपको प्रूफ कर चुके हैं। इसके एप्लीकेशन पर आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे देखेंगे कि किसी लॉन्ग सिलेंडर के अंदर, अभी तो सॉलिड सिलेंडर पूरा हुआ बेटा, अभी लॉन्ग सिलेंडर के अंदर कैविटी बनाएंगे। कैविटी भी अलग अलग तरीके का बनाएंगे, फिर आपको एनुलर सेक्शन लेंगे, उसके अंदर का रिजल्ट बताएंगे, और उसके बाद हम क्या भी बता करके प्रूफ किए कि जे तो हमेशा आपका क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करा देंगे जब जे का वेरिएशन भी जे नॉट इंटू आ होता है, मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट डेंसिटी ही आपका वेरी कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन, कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में इसका एप्लीकेशन पार्ट पे। ठीक है बेटा, लेक्चर को ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए, डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ भी नहीं है डायरेक्शन, इसमें कुछ भी डायरेक्शन नहीं है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ इजी टास्क। थैंक यू वेरी मच।